हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्रैक्टिस पेपर 2024 का कोड सी उसका सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हमने ऑलरेडी 20 तक के क्वेश्चन पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया था। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। A, B and C are partners sharing profit and losses ratio 5, 4 and 3 on 31st March 2015 को। इसमें बैलेंस शीट दी हुई है हमारे पास 2015 के मार्च की, और बैलेंस शीट के बाद नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स भी दी हुई है, और हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और साथ ही साथ बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है जिसके डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में सारे इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, तो फर्म में जितने भी हमारे पास लॉस या एक्सपेंस होंगे उनको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और जितनी भी इनकम होंगी उनको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्स्ट हम रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे एडजस्टमेंट्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट है मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 15%। मशीन की वैल्यू 15% से डेप्रिशिएट मीन्स घट रही, तो हमें यहाँ पे नुकसान हो रहा है, तो डेबिट साइड लिखेंगे हम टू मशीनरी। कितने रुपए की? 15%, और मशीन की वैल्यू 94,000, तो 94,000 का 15% ये आ गया हमारे पास 14,100। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू मार्केट में रिवैल्यूएड होकर 48,000 हो गई है, और जबकि स्टॉक की वैल्यू पहले थी 44,000। तो स्टॉक मीन्स असेट्स। असेट्स पहले 44,000 का था, अब 48,000 का हो गया। स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय स्टॉक। कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है? 4,000 से। अगला एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग रेंट, वो भी 1900 का। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब होता है एक ऐसा रेंट जिसकी अभी हमने पेमेंट नहीं करी है बट टाइमिंग हो चुका है, तो ये कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंस जिसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये आ गया टू आउटस्टैंडिंग रेंट, वो भी 1900 का। और लास्ट एडजस्टमेंट है डी, नया पार्टनर कैपिटल गुडविल वगैरह ला रहा है। तो फिलहाल इसका तो हमारे इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई काम नहीं, कैपिटल अकाउंट में इसको सॉल्व करते हैं। तो टोटलिंग करेंगे इसकी 16,000 आ गया डेबिट साइड की टोटलिंग, और जबकि क्रेडिट साइड की टोटलिंग कम है, तो 16,000 रुपीज़ को ही दोनों तरफ रिकॉर्ड कर देंगे, और इस 16,000 में से 4,000 माइनस कर दें तो यह आ गया 12,000। और अगर क्रेडिट साइड बैलेंस बचा है तो ये क्या आ गया? लॉस। और इसी लॉस को हम इस पार्टनर्स में, जो कि ओल्ड पार्टनर है ABC, इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशो के अकॉर्डिंग? 5:3 रेशो के अकॉर्डिंग। तो पहले को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 6,000, दूसरे को 3,600 और तीसरे को 2,400। इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा प्रिपेयर हो चुका है। नेक्स्ट अब हम प्रिपेयर करेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हर एक पार्टनर्स का सेपरेट अकाउंट, मतलब कॉलम रिकॉर्ड होता है, जिसमें उनकी अमाउंट्स रिकॉर्ड होती है कि कितनी कंपनी में उनको सैलरी मिल रही है, कितना कमीशन मिल रहा है, या फिर कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। मतलब जितना भी उनको प्रॉफिट या लॉस होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं इस कैपिटल अकाउंट में। तो इसमें हम चारों पार्टनर का, क्योंकि ABC 3 तो ऑलरेडी थे और नया पार्टनर फर्म में आ चुका है, तो ABCD चारों पार्टनर का हम सेपरेट कॉलम अमाउंट के लिए बनाएंगे। फर्स्ट हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल बैलेंस। इस बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग पार्टनर्स का कितना बैलेंस गिवन है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस है इसमें 36,000, 44,000 और 52,000। नेक्स्ट अब हम इसमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे, तो लायबिलिटी साइड डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट है जनरल रिजर्व, तो बाय जर्नल रिजर्व। जनरल रिजर्व की अमाउंट है 14,000, और इस 14,000 रुपीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3 रेशो के अकॉर्डिंग। तो 10 मतलब पहले का आ गया 7,000, दूसरे का आ गया 4,200 और तीसरे का 2,800। नेक्स्ट और कोई डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट, तो असेट साइड हमारे पास है गुडविल, और गुडविल असेट साइड, तो ये आ गया 2 गुडविल। इस तरीके से आपको याद रखना है कि बैलेंस शीट में जो भी डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट होगी उसको हम क्रॉस साइड रिकॉर्ड करेंगे। मतलब अगर लायबिलिटी साइड कोई डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट है तो इस साइड आएगा, और अगर असेट साइड डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट है तो डेबिट साइड आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे गुडविल की अमाउंट है हमारे पास 20,000, और 20,000 रुपीज़ को अगर हम 5:3 के रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये आ गया हमारे पास 10,000, 6,000 और 4,000। डी तो नया पार्टनर आया है, तो न्यू पार्टनर में ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटिंग नहीं होगा,
ओके, ये बात याद रखनी है कि बैलेंस शीट की जो भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होती है या रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस जो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है वो ओनली ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है, ना कि न्यू पार्टनर को। इसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे नए पार्टनर की अमाउंट को, या उससे पहले रिवैल्यूएशन की अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं। तो रिवैल्यूएशन में लॉस हो रहा है और अगेन इसको भी क्रॉस साइड मतलब डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ये आ गया हमारे पास, पहले का 6000, दूसरे का 3600 और तीसरे का 2400। ये भी अमाउंट रिकॉर्ड हो गई। अब न्यू पार्टनर का कैपिटल बैलेंस और गुडविल का अमाउंट को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो डी पॉइंट मतलब फोर्थ पॉइंट दे रखा है डी, न्यू पार्टनर 6000 रुपीज़ की गुडविल ला रहा और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल लेके आ रहा है 2/5 शेयर के लिए। इस क्वेश्चन में डी पार्टनर जो नया आ रहा है उसका गुडविल तो दे रखा है, मींस बाय प्रीमियम फॉर गुडविल तो चलो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बट इस क्वेश्चन में नया पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है वो नहीं दे रखा। बट ये कहा है कि हाँ वो कैपिटल ला रहा है सफिशिएंट अमाउंट 2/5 शेयर के लिए, बट बताया नहीं है कि कितना ला रहा है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे नए पार्टनर की इस कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने से पहले हम ए बी सी पार्टनर की सारी अमाउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसने कहा है कि सफिशिएंट जो कैपिटल आ रहा है वो 2/5 ऑफ शेयर इन द कैपिटल ऑफ फर्म, मतलब बाकी पार्टनर्स की जो बची हुई कैपिटल होगी उनको ऐड करके टोटल कैपिटल का 2/5 ये पार्टनर ला रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम ये प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट जो कि है 6000 रुपीज़, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अगर आपको पता होगा भाई प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को जो नया पार्टनर गुडविल लाता है उस गुडविल के अमाउंट को हम ओल्ड पार्टनर में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इस क्वेश्चन में नए पार्टनर का शेयर दे रखा है 2/5, बट कोई कंडीशन नहीं है कि न्यू पार्टनर किससे कितना शेयर ले रहा है। तो इस केस में जो ओल्ड रेशो 5:3 है वही क्या बन जाएगा, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशो है हमारा ओल्ड रेशो। क्यों है? क्योंकि कोई कंडीशन गिवन नहीं है, मतलब कि 5:3 के रेशो पे हम इस 6000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये आ गया 3000, नेक्स्ट 1800 और नेक्स्ट आ गया 1200। ABC तीनों को प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट मिल जाएगी इस तरीके से। अब हम कर देते हैं इनकी टोटलिंग, क्योंकि इसके अलावा और कोई बैलेंस तो दे नहीं रखा, तो टोटलिंग करते हैं। डेबिट साइड की अमाउंट एक ही कम लग रही है, क्रेडिट साइड की अमाउंट है 10 मतलब 46,000। इसी अमाउंट को ए के दोनों कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे और इस 46 में से इस 16 को माइनस कर देंगे, ये आ गया 30,000। बैलेंस आ रहा है तो इसके लिए हम रिकॉर्ड करेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। इस तरीके से बी पार्टनर का क्रेडिट साइड का बैलेंस ये आ गया 50,000। डेबिट साइड की अमाउंट इसकी भी कम है तो दोनों तरफ रिकॉर्ड कर दिया और 50,000 रुपीज़ में से 9,600 रुपीज़ को माइनस कर देंगे तो ये आ गया 40,400। नेक्स्ट सी पार्टनर का कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 56,000 और जबकि अगेन सी का भी डेबिट बैलेंस कम है तो 56,000 को दोनों तरफ रिकॉर्ड करके और यहाँ पे 6,400 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 49,600। ठीक है, 49,600 आ गया। अब हमें जैसा कि न्यू पार्टनर का कैपिटल बैलेंस गिवन नहीं है तो हमें कैपिटल निकालना है, और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कैपिटल निकालने के लिए हमें ए बी सी की जो एडजस्टेड अमाउंट है उसके बाद जो ये बैलेंस दे रखा है इनको ऐड करके टोटल कैपिटल निकालना होगा, और उस टोटल कैपिटल का हमें निकालना है 2/5 जो कि न्यू पार्टनर का कैपिटल बैलेंस आएगा। तो सबसे पहले हम टोटल कैपिटल निकालेंगे, किसका? ओनली ए बी सी का। टोटल कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी। तो सबसे पहले ए का 30,000 बैलेंस दे रखा है, बी का 40,400 और सी का 49,600। तो ये आ गया 1,20,000 आ गया। अब 1,20,000 के अमाउंट में से हमें 2/5 का शेयर कैलकुलेट करना है तो 520 240 मतलब ये आ गया हमारे पास 48,000 का न्यू पार्टनर का आ गया कैपिटल बैलेंस। और अगर नया पार्टनर कैपिटल लाता है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? बाय कैश। कंपनी में पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है? 48,000। और डी पार्टनर नए पार्टनर का डेबिट में कोई बैलेंस नहीं है तो इसी अमाउंट को हम दोनों तरफ रिकॉर्ड कर देंगे और बैलेंस कैरी डाउन की लाइन में लिख देंगे हम 48,000 रुपीज़। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी कवर हो चुका है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट अब हम इसी क्वेश्चन का बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट के लिए हमारे पास 2 कॉलम प्रिपेयर होते हैं, एक तो लायबिलिटी और एक असेट्स।
और बैलेंस शीट में लायबिलिटी और असेट्स का अगर आंसर इक्वल आता है तो ही हमारा ये पूरा क्वेश्चन सही है, अदरवाइज हमने कोई ना कोई मिस्टेक की है। ओके, तो हमें बड़ी सावधानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो लायबिलिटी अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में दे रखा है कैपिटल बैलेंस। कैपिटल है ए बी सी और डी। ए का कैपिटल बैलेंस है 30,000 और बी का है 40,400 और सी का 49,600 और डी का 48,000। तो इनको ऐड करना है। जब हमने तीनों को ऐड किया था तो यहाँ पे 1,20,000 आ रहा था, तो इसमें डी को भी ऐड कर देते हैं, 1,68,000 आ जाएगा। नेक्स्ट कैपिटल के बाद इसमें दे रखा है क्रेडिटर और बिल्स पेबल और जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व तो रिकॉर्ड करेंगे नहीं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। तो क्रेडिटर रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिटर की अमाउंट है 64,000 और बिल्स पेबल की अमाउंट है 32,000। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा इस क्वेश्चन में हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से पहले एक बार इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं कि क्या ये क्वेश्चन सही है या नहीं। इट मीन्स कई बार क्या होता है इन क्वेश्चंस में, इन लॉन्ग क्वेश्चंस में, कि क्वेश्चंस ही गलत प्रिपेयर होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे आंसर्स भी नहीं आ पाते। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। अब चेक कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है, ओनली इस बैलेंस शीट के अमाउंट को टोटल करके देखना है कि डेबिट और क्रेडिट मतलब लायबिलिटी और असेट साइड की टोटलिंग सही आ रही है नहीं आ रही है। तो फर्स्ट लायबिलिटी साइड की अमाउंट देखिए, 1,32,000, 64,000 और 32,000 और 14,000, ये आ गया मेरे पास 2,42,000। दोबारा चेक करते हैं, 1,32 और 64, 32, ये आ गया 14। ये मेरे पास आ रहा है 2,42, बट इस क्वेश्चन में दे रखा है 2,32। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड की अमाउंट जो 10,000 रुपीज़ कम दे रखी है। एक बार जरा असेट साइड की अमाउंट देखते हैं। असेट साइड की अमाउंट में कैश 18,000, 14,000, 44,000, 42, 94 और ये आ गया 20,000। नहीं, असेट साइड की तो अमाउंट ठीक है, 2,32 दे रखा है और 2,32 ही आ रही है इसकी कैलकुलेशन। बट लायबिलिटी साइड की अमाउंट दे रखी है 2,32 जबकि 2,42 आ रही है टोटलिंग। तो इसका मतलब कि यहाँ पे लायबिलिटी साइड की अमाउंट 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ रही है। इस केस के अकॉर्डिंग हमारा जो ये क्वेश्चन है बैलेंस शीट टोटलिंग नहीं आएगा, जिसके लिए हमें क्या करना है, लायबिलिटी साइड के अमाउंट में से 10,000 रुपीज़ रिड्यूस करना है। तो फिलहाल हमने क्रेडिटर के लिए कोई एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं किया, तो क्रेडिटर में बिंदास होकर हम अमाउंट कट कर सकते हैं। तो क्रेडिटर में से ही हम 10,000 रुपीज़ क्या कर देंगे कम, 54,000 रुपीज़ कम क्यों किया हमने, क्योंकि लायबिलिटी साइड और असेट साइड की जब हमने क्वेश्चन में ही टोटलिंग करी तो असेट साइड की टोटलिंग तो हमारी 2,32 ठीक आ रही है, बट लायबिलिटी साइड की टोटलिंग 2,42 आ रही है, 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ रहा है। इस केस में हमें क्या करना है, 10,000 रुपीज़ लायबिलिटी साइड के अमाउंट को हटाना है। या तो हम 10,000 रुपीज़ लायबिलिटी साइड के अमाउंट को हटा दें या फिर असेट साइड रुपीज़ 10,000 और ऐड कर ले। तो हम 10,000 रुपीज़ लायबिलिटी साइड की हटा लेते हैं, जिससे क्या है कि हमारी दोनों साइड के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बैलेंसेस इक्वल हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो जब भी अगर आप कोई टेस्ट देते हो या फिर अगर आप पेपर देते हो तो उसमें आपको क्या करना है, एक बार चेक कर लेना है क्वेश्चन में कि असेट्स और लायबिलिटी साइड की अमाउंट इक्वल है या नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर से भी मिस्टेक हो जाता है कि वो अमाउंट कुछ ना कुछ या तो मिसिंग रह गई है या फिर कुछ अमाउंट एक तरफ उसने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर दिया। तो इस केस में आपको क्या करना है, लायबिलिटी और असेट साइड के अमाउंट को टोटल करके देख लेना है कि टोटलिंग मेरी इक्वल आ रही है नहीं आ रही। अगर टोटलिंग इक्वल आती है इसका मतलब कि क्वेश्चन उसने सही प्रिपेयर कर रखा है। अगर टोटलिंग इक्वल नहीं आती है तो आपको, जैसे मैंने अभी बताया, इस तरीके से एक अमाउंट को क्या करना है, थोड़ा कट कर देना है जिससे इक्वल हो जाए, तभी आपका ये बैलेंस शीट प्रिपेयर हो पाएगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व जबकि बैलेंस शीट में नहीं रिकॉर्ड होगा, क्यों, क्योंकि वो कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो इसके बाद एक अमाउंट आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट का, जो कि हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते वक्त प्रिपेयर किया था, 1,900 रुपीज़ का। ये भी फॉर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड कर दिया। अब आते हैं असेट साइड। सबसे पहला है कैश का बैलेंस। कैश कंपनी में ऑलरेडी 18,000 दे रखा है, जबकि नया पार्टनर 48,000 रुपीज़ का तो कैपिटल ला रहा है और गुडविल था उसका 6,000 रुपीज़ का। तो ये हम तीनों अमाउंट को ऐड कर देंगे, 18 और 60, 18 और 6, ये मेरे पास आ गया 24 ऐड करके कितना आ जाएगा, 72,000 रुपीज़ का तो फॉर्म में कैश हो गया। अगली बात करते हैं हम बिल्स रिसीवेबल की। तो बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट है 14,000 और बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड हमने कोई एडजस्टमेंट भी सॉल्व नहीं किया, तो सेम अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक।
स्टॉक की अमाउंट इसमें दे रखा है 44,000, जबकि एडजस्टमेंट में स्टॉक की अमाउंट वैल्यूड होके रिवैल्यूड होके 48 हो चुकी है, तो 48 रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट डेटर की अमाउंट है 42,000 और डेटर से रिलेटेड हमने कोई एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं किया है, तो ये आ गया 42,000 सेम। नेक्स्ट है मशीनरी, मशीन की अमाउंट क्वेश्चन में तो 94,000 है, जबकि हमने जब एडजस्टमेंट में सॉल्व किया था तो इसने कहा था 15% रिड्यूस हो रही है, और 15% जो हमने ऊपर सॉल्व किया रिवैल्यूएशन अकाउंट पे वो 14,100 आ रहा है। तो 14,100 हम क्या करेंगे 94,000 में से कर देंगे माइनस, तो माइनस करके ये आ गया हमारे पास 79,900 मशीन की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट गुडविल तो हमने ऑलरेडी गुडविल अकाउंट में डेबिट साइड कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड बांट दिया है, तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब हम करते हैं इसकी टोटलिंग, सारी अमाउंट्स रिकॉर्ड हो चुकी हैं, तो असेट साइड की टोटलिंग है हमारे पास 2,55,900, डेबिट साइड की मींस लायबिलिटी साइड की टोटलिंग करते हैं। ये आ गया हमारे पास 2,55,900। ओके, इस तरीके से हमारी ये बैलेंस शीट भी प्रिपेयर हो चुकी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 21 के जो अथवा में मीन्स ऑप्शन में जो क्वेश्चन दे रखा है उसको पढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के बारे में पहले बताओ और डिफाइन करो मीन्स, और उसके बाद फिर इसमें डिफरेंशिएट करके दिखाओ, मतलब बॉक्स बना के। तो हमें इस क्वेश्चन को 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मीनिंग लिखेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मीनिंग लिख देंगे। सैक्रिफाइसिंग वर्ड का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई न्यू पार्टनर हमारी फर्म में एडमिट होता है तो पुराने पार्टनर उसको कुछ ना कुछ शेयर सैक्रिफाइस करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहले हम इसमें क्या सॉल्व करने वाले हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मीनिंग विद एग्जाम्पल। छोटा सा एग्जाम्पल दे देंगे कि A B C 3 पार्टनर है, D पार्टनर नया आ रहा है और न्यू रेशो दे रखा है, फिर ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर देंगे। इसी तरीके से हम गेनिंग रेशो को भी डिफाइन करेंगे। गेनिंग रेशो का भी मीनिंग कि जब भी फर्म से कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो बाकी एग्जिस्टिंग पार्टनर को क्या होता है, जो रिमेनिंग पार्टनर बचते हैं उनको फायदा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं गेनिंग, जिसके लिए हम गेनिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो अगेन इसकी भी हमें क्या करनी है, मीनिंग लिख देनी है और साथ में एक छोटे से एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग इसको भी एक्सप्लेन कर देना है। अब दोनों को हमने मीनिंग और एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दिया, बट इस क्वेश्चन में इसने डिफरेंशिएट करने के लिए भी क्या रखा है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंस के लिए कॉलम बनाएंगे इस तरीके से, सैक्रिफाइसिंग रेशो इधर और गेनिंग रेशो इधर, कि सैक्रिफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो कब कैलकुलेट करते हैं या फिर इनको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, इनका पर्पस क्या है निकालने का, गुडविल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, एडमिशन के टाइम पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट होता है और रिटायरिंग के टाइम पे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट होता है। तो इस तरीके से हमें 4-5 पॉइंट उसको डिफाइन कर देना है। क्लियर है पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन देम। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा शेयर वाले चैप्टर्स का। AB Limited invited application 1 lakh, equity share payable as 2 rupee application, 3 rupees allotment and the balance first and final call. Applications were received for 3 lakh share and share were allotted on the pro rata basis. हमें यहाँ पे applied allot बनाना है, बना लेते हैं। ये है हमारा applied का कॉलम और ये है allot। applied मीन्स कितने शेयर एप्लीकेशन फॉर्म में आए हैं और allot मीन्स कितने शेयर्स कंपनी दे सकती है। ओके, तो इसे कहते हैं allot और applied मीन्स कितने शेयर जनता से डिमांड है, कितने शेयर्स की डिमांड है। तो अप्लाइड तो है 3 लाख और जबकि अलॉट ओनली 1 लाख है और इसने कुछ रिफंड का भी नहीं कहा, तो 3 लाख का अप्लाइड और 1 लाख का अलॉट, और हमें ये कहता है कि आप प्रोराटा के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दो बस। थर्ड लाइन नेक्स्ट, द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज टू बी एडजस्ट अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली, और इसने ये भी कंडीशन क्या रखी है कि जो भी पैसा ओवर आ रहा है, मतलब 3 लाख की एप्लीकेशन को ओनली कंपनी जो 1 लाख अलॉट कर रही है, मतलब 2 लाख शेयर का जो गैप आ रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, उसको ओनली अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट करना है, जितना एडजस्ट हो जाए।
और राम एक शेयर होल्डर है जिसको कंपनी ने 3000 के शेयर्स अप्लाइड थे, मतलब उस बंदे ने कंपनी के पास एप्लीकेशन फॉर्म भरी थी 3000 की। पेमेंट नहीं हो पा रही, कौन सी पेमेंट नहीं हो पा रही? कॉल्स की, और उसके शेयर को फॉरफिट करना है, फिर री इशू करना है, वगैरह वगैरह। तो करते हैं स्टार्ट अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हम आ जाते हैं फर्स्ट एंट्री पे, जो कि है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब यहाँ पे कितने की एंट्री होगी इसको समझते हैं। एप्लीकेशन कितने की मिली? 3 लाख की एप्लीकेशन फॉर्म आई है, और एप्लीकेशन की एंट्री कर रहे हैं तो मतलब एप्लीकेशन के हिसाब से पेमेंट आई होगी ना। एप्लीकेशन कितने की है? 2 रुपीज़ की है, मतलब 6 लाख की पेमेंट हो गई। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि 3 लाख का अप्लाइड है और जबकि कंपनी ओनली 1 लाख का शेयर अलॉट कर रही है, मतलब कि ओवर है। और ओवर शेयर के केस में हमें क्या करना पड़ता है? सेकंड एंट्री करनी पड़ती है एडजस्टेड की, जिसे हम कहते हैं प्रोराटा एंट्री। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट एंट्री करने वाले हैं शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। और इसने कहा है कि जितना भी, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जितना भी ओवर शेयर हो उसको आप ओनली अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना, बाकी कहीं नहीं, मतलब कॉल्स वॉल्स पर एडजस्ट नहीं करना। तो हम देखते हैं कितना एडजस्ट हो पाता है। फिलहाल तो 6 लाख रुपीज़ एडजस्ट करने हैं। कंपनी कितना शेयर अलॉट कर सकती है? ओनली 1 लाख। 1 लाख मल्टीप्लाई एप्लीकेशन पे 2 लाख, 2 रुपीज़ के हिसाब से, मतलब कि कंपनी एप्लीकेशन पे 2 लाख रुपीज़ मंगा सकती है। अब जरा एक बार अलॉटमेंट को देखते हैं, क्योंकि अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हो पाएगा। फिलहाल हमें एडजस्ट कितना करना है, तो 2 लाख का शेयर और 2 रुपीज़ की एप्लीकेशन, मतलब कि 4 लाख रुपीज़ एडजस्ट करना है। जबकि अलॉटमेंट पे ओनली 1 लाख मल्टीप्लाई अलॉटमेंट कितना है? 3 रुपीज़। ओनली 3 लाख ही अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो सकते हैं। दोबारा समझते हैं इसको। गैप कितना आ रहा है? 2 लाख। तो 2 लाख मल्टीप्लाई एप्लीकेशन 4 लाख, मतलब कि इतना एडजस्ट करने हैं। ओके, एक एक पॉइंट लिख रहे हैं, एडजस्ट करने हैं। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है कि आपको सिर्फ अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट करने हैं। तो हम देखते हैं अलॉटेड। अलॉटेड कितना है? 1 लाख। तो 1 लाख मल्टीप्लाई अलॉटमेंट कितने की है? 3 रुपीज़ की। 1 लाख मल्टीप्लाई 3, मतलब कि 3 लाख। कंपनी अलॉटमेंट पे चाहे जितना भी कर ले, ओनली 3 लाख रुपीज़ ही एडजस्ट कर सकती है। तो ये क्या है? एडजस्ट कर सकती है। किस पे? अलॉटमेंट पे। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको ये चीज़ें। अलॉटमेंट पे इतना एडजस्ट कर सकती है, और जबकि करने कितने थे? 4 लाख। अब जरा यहाँ पे अलॉटमेंट पे तो सिर्फ 3 लाख एडजस्ट कर सकती है, तो 3 लाख लिख दिया हमने। अब बाकी जो 1 लाख बचा उसका क्या करें? जबकि मना कर रखा है इस क्वेश्चन में कि आपको कॉल्स पर एडजस्ट नहीं करना, मतलब सिर्फ अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। तो बाकी क्या करेंगे? कंपनी वापस कर देगी। तो ये आ गया 1 लाख रुपीज़ रिफंड कर रही है, तो टू बैंक। सेकेंड एंट्री क्लियर। सबसे पहले हमने क्या किया, दोबारा एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने की एप्लीकेशन आई है? 3 लाख मल्टीप्लाई एप्लीकेशन 2 रुपीज़ के हिसाब से, ये आ गया 6 लाख रुपीज़। नेक्स्ट हमने 6 लाख रुपीज़ को प्रोराटा के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन कितने की आई? 6 लाख की। शेयर कैपिटल एप्लीकेशन फॉर्म पे कंपनी को कितने पैसे मिलने चाहिए थे? तो 1 लाख का अलॉटेड मल्टीप्लाई 2 रुपीज़ एप्लीकेशन 2 लाख रुपीज़। जबकि 2 शेयर अलॉटमेंट, इसमें कहा गया कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दो जितना भी एक्स्ट्रा है। अब भाई एडजस्ट तो वैसे 2 लाख का गैप आ रहा, तो 2 लाख मल्टीप्लाई 2, 4 लाख एडजस्ट करने हैं। जबकि कंपनी अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर कितना सकती है? तो 1 लाख का अलॉटेड मल्टीप्लाई अलॉटमेंट 3 रुपीज़, तो ये आ गया 3 लाख। मतलब कि अलॉटमेंट पे कंपनी ओनली 3 लाख रुपीज़ ही एडजस्ट कर सकती है, उससे एक्स्ट्रा नहीं कर सकती। तो 3 लाख तो चलो अलॉटमेंट पे कर दिया, बट इस क्वेश्चन में स्पेशली कहा गया भाई अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो, उसके अलावा कॉल्स पे एडजस्ट तो करना ही नहीं है। तो 6 लाख में से अगर मैं 2 लाख और 3 लाख माइनस करूँ तो अभी भी तो फिलहाल 1 लाख रुपीज़ बचते हैं। तो 1 लाख रुपीज़ कहाँ जाएंगे? रिफंड हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम एंट्री करते हैं यहाँ पे अलॉटमेंट की। ये तो चलो एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक नहीं, टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना आएगा? कंपनी कितने का शेयर अलॉट कर दिया? 1 लाख मल्टीप्लाई अलॉटमेंट 3 के हिसाब से, ये आ गया 3 लाख। अब नेक्स्ट हम एंट्री करेंगे बैंक वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो फिलहाल पहले ये समझते हैं कि बैंक वाली एंट्री में कितनी अमाउंट होगी।
तो जितनी भी अमाउंट है ना उसमें से जो ऑलरेडी अलॉटमेंट के नाम पे एडजस्ट है उसको माइनस करना है, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो ही बैंक वाली एंट्री में रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 लाख की अमाउंट है अलॉटमेंट पे, और ऑलरेडी जो हमने एंट्री की उसमें 3 लाख है, तो 3 लाख से 3 लाख कट के तो कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब कि नेक्स्ट जो 4 एंट्री है बैंक वाली वो पास नहीं होगी। अब नेक्स्ट हम करते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ कंबाइन है इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, सेकंड कॉल कह दो या फाइनल कॉल कह दो, शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल। टोटल शेयर कितने का है? 1 लाख का, और मल्टीप्लाई। अब टोटल अगर 10 रुपीज का एक शेयर भी मानते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 2 रुपये तो एप्लीकेशन और 3 रुपये अलॉटमेंट हो गया, 2 और 3 5 रुपये तो ऐसे ही चले गए। इसका मतलब बाकी जो रिमेनिंग 5 रुपीज बचा वो है हमारा फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, ये आ गया 5 लाख। नेक्स्ट एंट्री करेंगे बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। अब फर्स्ट एंड सेकंड कॉल में बैंक की एंट्री में कितने रुपए जाएंगे? जबकि इस क्वेश्चन में स्पेशली कहा गया है कि एक शेयर होल्डर राम, जिसके पास 3,000 के शेयर अप्लाइड थे, वो बंदा पेमेंट नहीं कर पा रहा फर्स्ट एंड सेकंड कॉल के, और कंपनी उसके शेयर को कैंसिल भी करने को तैयार है। तो यहाँ पे जब वो 3,000 रुपये के शेयर पेमेंट नहीं कर पा रहा तो हमें 3,000 के शेयर के अकॉर्डिंग माइनस करना पड़ेगा। बट इस क्वेश्चन में जो 3,000 दे रखा है वो अप्लाइड है, ना कि अलॉट है। अब इसका मतलब कि हमें इस क्वेश्चन में ये जो अप्लाइड दे रखे 3,000 रुपीज शेयर, उसका हमें पहले अलॉट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अलॉट कैलकुलेट करते हैं। अगर 3 लाख के शेयर अप्लाइड पे, 3 लाख का शेयर टोटल अप्लाइड था ना, उस पे अलॉटेड कितने हैं? अलॉटेड है भाई 1 लाख। तो 1 लाख के शेयर पे 1 लाख का अगर हम 1 लाख का नहीं, सॉरी 1 अगर शेयर अप्लाइड करते हैं तो अलॉटेड कितना आएगा? 1 लाख। ये डिवाइड हो जाएगा, 3 लाख आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 3,000 शेयर अप्लाइड का अलॉट निकाल दे तो 1 लाख डिवाइड में 3 लाख और मल्टीप्लाई में तो 3,000 है ही। ये आ गया हमारे पास टोटल 50 से 50 क्रॉस 371, ये आ गया 1,000 का अलॉट। अब जरा समझते हैं इसको। काफ़ी बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फोरफिटेड टॉपिक का। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझकर और इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस को ट्राई करते हो तो आपको ये टॉपिक इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसके आगे सॉल्व करते हैं हम। अब 1,000 का शेयर क्या है? अलॉटेड। नेक्स्ट अब हम इसकी एंट्री करेंगे। एंट्री हमने ऑलरेडी कर ही रखी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। तो कंपनी के 1,000 के शेयर जो अलॉट किए गए थे वो पेमेंट नहीं हो रहे। 1,000 के शेयर मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड कॉल कितने रुपए का है? 5 रुपीज का। इसका मतलब 5,000 रुपीज नॉट पेड है। बाकी क्वेश्चंस में हमारे पास दिया होता है कि एक शेयर होल्डर कितने शेयर्स की पेमेंट नहीं कर रहा, जबकि इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि उस शेयर होल्डर ने स्टार्टिंग में डिमांड कितने शेयर की थी, मींस अप्लाइड दे रखा था। तो हमें पहले उस अप्लाइड से अलॉट निकालना पड़ा। अब हम इस अलॉट का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। 5,000 रुपीज पेमेंट नहीं कर रहा। अगर 5 लाख रुपीज में से 5,000 रुपीज की पेमेंट नहीं कर रहा तो कितनी पेमेंट कर रहा है? 4,95,000, क्योंकि 5,000 माइनस कर देंगे तो ये आ गया 4,95,000 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री। अब नेक्स्ट हम करेंगे शेयर फोरफिट की एंट्री। शेयर फोरफिट की एंट्री जो कि हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में किया ही था। तो शेयर फोरफिट की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो पेमेंट नहीं हो रहा। तो इस क्वेश्चन में फिलहाल ओनली शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल की पेमेंट नहीं हो रही, शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, और जो पेमेंट हो रही है उसको हम शेयर फोरफिट में काउंट करेंगे टू शेयर फोरफिट। कंपनी में जो ये शेयर है 1,000 रुपीज़ का है, मतलब 1,000 शेयर है 10 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये आ गया 10,000 शेयर कैपिटल में। और 1,000 का शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल कितने रुपए का है? 5 रुपीज़ का, मतलब 5,000 आ गया। अगर 10,000 में से 5,000 पेमेंट नहीं हो रहा फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे, तो कितना पेमेंट हो रहा है? ओनली 5,000। ये फोरफिट की एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम करेंगे री इशू की। री इशू करने का मतलब क्या है? कंपनी इसी शेयर को किसी और को बेच रही है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, कंपनी इसी शेयर को बेच रही है, मतलब 1,000 के शेयर को बेच रही है 8 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये आ गया 8,000।
बट कंपनी इस शेयर को बेच सकती थी फुली पेड अप, तो 2 शेयर कैपिटल 1000 का शेयर मल्टीप्लाई 10 रुपीज़ फुली पेड अप, ये आ गया टोटल 10,000। अगर 10,000 में से 8,000 में ही बेचा कंपनी ने तो इसका मतलब 2,000 का क्या हो गया लॉस, तो लॉस आ गया डेबिट साइड शेयर फॉरफिट के नाम से, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट 2,000। नेक्स्ट एंट्री होगी इस अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ऑलरेडी जब कंपनी ने इस शेयर को फॉरफिट किया था तो कंपनी को शेयर होल्डर से 5,000 रुपीज़ मिल चुके थे। 5,000 में से जब कंपनी ने उसी शेयर को कैंसिल करके किसी और को बेचा 2,000 का लॉस हुआ, तो 2,000 माइनस कर देंगे, ये आ गया हमारे पास 3,000 रुपीज़ का अमाउंट जो कि कंपनी के पास प्रॉफिट है जिसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के रिकॉर्ड को रिटर्न फॉर्म में शो करे उसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। क्लियर है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है, फाइनेंशियल पोजीशन को शो करे वो क्या कहलाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बेस्ड अपॉन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस चीज़ पे बेस्ड है? अकाउंटिंग अजम्पशंस पे, अकाउंटिंग कन्वेंशंस पे, पर्सनल जजमेंट पे, या ऑल ऑफ दीज? तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त अजम्पशंस भी आती है अकाउंटिंग की, कुछ कन्वेंशंस भी आते हैं और इसमें पर्सनल जजमेंट भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, in the cash flow statement dividend received is show under dash activity। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त डिविडेंड का अगर पैसा रिसीव होता है तो वो किस एक्टिविटी में काउंट होता है? तो ये आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, असर्टेन इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज प्रॉफिट, और रीजन दे रखा है इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक रिड्यूस COGS। इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक रिड्यूस COGS, नहीं ऐसा नहीं होता, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का हमें फॉर्मूला लिखना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसमें हमारे पास दे रखा है कि ग्रॉस प्रॉफिट माइनस, ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करें जो कि हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाए, तो इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, राइट टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के 2 ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। फर्स्ट है कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी पता लगती है, अर्निंग कैपेसिटी कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर पा रही है। क्लियर? और सेकंड पॉइंट, कंपनी के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन पता लग पाता है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन, सॉल्वेंसी पोजीशन का पता लगाया जा सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, कैलकुलेट टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशो। हमें इस क्वेश्चन में टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशो को कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल असेट्स अपॉन में लॉन्ग टर्म डेप्ट। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट। हमें इसको कैलकुलेट करना है और फिर डिवाइड करके इसका रेशो कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट हमारे पास टोटल डेप्ट दे रखा है, शेयर होल्डर फंड दे रखा है और करंट असेट्स दे रखा है, वर्किंग कैपिटल दे रखा है। तो वर्किंग कैपिटल और करंट असेट्स का यूज करके हम सबसे पहले करंट लायबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे। करंट लायबिलिटी ही कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टोटल डेप्ट दे रखा है और अगर हम टोटल डेप्ट में से अगर करंट वाले माइनस कर दें तो लॉन्ग टर्म डेप्ट आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है
1,50,000 और वर्किंग कैपिटल गिवन है हमारे पास 90,000 और हमें यहाँ पे करंट लायबिलिटी को कैलकुलेट करना है। ये करंट लायबिलिटी यहाँ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1,50,000 और ये आ गया माइनस करके 60,000 का करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो कैलकुलेट हो गया 60,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट अब हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बट लॉन्ग टर्म डेप्ट चाहिए। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालने के लिए अगर हम टोटल डेप्ट में से, टोटल डेप्ट है 3 लाख, टोटल डेप्ट में से अगर हम करंट लायबिलिटी 60,000 का माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास आ गया लॉन्ग टर्म डेप्ट, क्योंकि करंट लायबिलिटी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म डेप्ट और टोटल डेप्ट का मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कंबाइन कर रखा है। तो टोटल में से अगर हमें शॉर्ट टर्म को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो चलो लॉन्ग टर्म डेप्ट तो निकल गया। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है टोटल असेट्स, क्योंकि टोटल असेट्स निकलेगी तभी तो हम डिवाइड करेंगे। तो टोटल असेट्स को कैलकुलेट करते हैं। टोटल असेट्स के लिए हमारे पास इस क्वेश्चन में सिर्फ ओनली करंट असेट्स ही गिवन है, तो करंट असेट्स से तो हम निकाल नहीं पाएंगे। तो हमें इसके लिए दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो है टोटल डेप्ट प्लस में शेयर होल्डर फंड। टोटल डेप्ट प्लस शेयर होल्डर फंड। अब टोटल डेप्ट कितना है हमारे पास इस क्वेश्चन में, वो है 3 लाख और शेयर होल्डर फंड कितना है 1,20,000। तो ये आ गया टोटल 3 लाख और 1,20,000 4,20,000 और हमें जैसा कि रेशो कैलकुलेट करना है तो 4,20,000 डिवाइड में लॉन्ग टर्म डेप्ट 2,40,000, 40 से 40 क्रॉस हो गया, 6 4 जा 24 और 6 7 जा 42, ये आ गया 7:4। ओके, ये हमारा रेशो कैलकुलेट हो गया टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशो। अब काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि हम फॉर्मूला किस तरीके से याद करें, क्योंकि कितने सारे फॉर्मूलेज हैं। तो उसके लिए मैंने निकाला है एक सॉल्यूशन, बताते हैं आपको। तो फर्स्ट हम इस बैलेंस शीट को एक बार स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि इस बैलेंस शीट को पढ़ने के बाद काफ़ी सारे फॉर्मूले तो यूं ही बन जाएंगे। तो पहले बैलेंस शीट पढ़ते हैं। बैलेंस शीट में 2 साइड होती है, ये तो सबको पता है, लायबिलिटी और दूसरी साइड है असेट्स। तो अगर आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद किया हो तो आपको पता होगा कि बैलेंस शीट में आता ही क्या, ओनली 5 अमाउंट रिकॉर्ड होता है। अब आप पूछोगे भाई 5 अमाउंट कैसे, काफ़ी सारी अमाउंट होती है, डेटर हो गया, असेट्स हो गया, फर्नीचर हो गया, फिक्सचर्स हो गया, मतलब बहुत सारे असेट्स होते हैं, बहुत सारी इस तरीके से लायबिलिटीज़ भी होती है। तो 5 कैसे? तो ये जो इतनी सारी अमाउंट्स हैं, डेटर है, फिक्स्ड असेट्स है, मशीनरी है, फर्नीचर, जो भी असेट्स है वो तो सिर्फ सब पॉइंट है ना, मेन हेडिंग, मेन टॉपिक कितने, ओनली 5 होते हैं। फर्स्ट करंट असेट्स, नेक्स्ट नॉन करंट असेट्स। अब करंट और नॉन करंट को मिला के टोटल असेट्स आ सकता है। ओके, इस तरीके से अब लायबिलिटी साइड चलते हैं। तो लायबिलिटी साइड सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। नेक्स्ट आता है नॉन करंट लायबिलिटी और आता है एक और पॉइंट करंट लायबिलिटी। ये इस तरीके से 5 अमाउंट ही रिकॉर्ड होती है बस बैलेंस शीट में, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, इस तरीके से करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स। अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भाई शेयर होल्डर फंड में कौन कौन सी अमाउंट आती है। तो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, इस तरीके की अमाउंट आती है। नॉन करंट लायबिलिटी में जितनी भी हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं, जबकि करंट असेट्स में जो शॉर्ट टर्म असेट्स होती हैं, नॉन करंट असेट्स में जो फिक्स्ड असेट्स होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरीके से 5 अमाउंट्स रिकॉर्ड होती है। अब बात करते हैं हमने ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया था, जो भी हमने फॉर्मूला इसमें यूज किया। तो हमने फॉर्मूला यूज किया था टोटल असेट्स का। टोटल असेट्स का हमने फॉर्मूला लिखा था शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेप्ट, यही फॉर्मूला यूज किया था हमने। अब जरा एक बार इसी फॉर्मूले को इस बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग समझते हैं। हमने यूज किया टोटल असेट्स, कैसे कैलकुलेट हुई, शेयर होल्डर फंड और टोटल डेप्ट को ऐड करके। ये सबको पता है कि लायबिलिटी और असेट्स साइड की टोटलिंग है वो इक्वल आती है। तो इसका मतलब कि जितनी भी लायबिलिटी की टोटलिंग होगी वो असेट्स के इक्वल ही आएगी, टोटल असेट्स के इक्वल ही आएगी। तो अगर मेरे पास यहाँ पे टोटल डेप्ट मतलब कि करंट और नॉन करंट दिया हुआ था क्वेश्चन में, शेयर होल्डर फंड ये भी दिया हुआ था, तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो ये अमाउंट आ जाएगी और ये अमाउंट हमारी इसके बराबर ही है ना। इसके बराबर का मतलब क्या है, असेट्स के बराबर है। तो इस तरीके से हमारी ये टोटल असेट्स कैलकुलेट हो गई। अगर वही मुझे क्वेश्चन में ओनली नॉन करंट असेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ जाए, सपोज नॉन करंट असेट्स की रिक्वायरमेंट है और मेरे पास ये सारी अमाउंट दी हुई है, ये सारी अमाउंट, तो मैं यहाँ से इन तीनों को ऐड कर दूंगी, इसमें से करंट असेट्स को माइनस कर देंगे तो ये मेरे पास नॉन करंट असेट्स आ जाएगा।
बन जाएगा एक फॉर्मूला। क्या बनेगा? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी और माइनस में करंट असेट्स, इस तरीके से आ जाएगा नॉन करंट असेट्स। आई होप आपको ये बैलेंस शीट से किस तरीके से फॉर्मूलेस को क्रिएट करते हैं आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। बट 30 से पहले एक थियोरिकल क्वेश्चन दे रखा है 29 का। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रेशो एनालिसिस? फर्म में जो हमारी कंपनी है, कंपनी में जब हम रेशो को एनालाइज करते हैं तो उसकी क्या लिमिटेशंस हैं? क्योंकि किसी भी कंसेप्ट के अगर एडवांटेज है तो लिमिटेशंस तो है ही। तो इसके अथवा वाला क्वेश्चंस मीन्स ऑप्शनल क्वेश्चन को करते हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में फर्स्ट लिमिटेशन है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब कि कई बार क्या डाटा रॉन्ग प्रेजेंट कर देते हैं कंपनी के मैनेजर्स, ताकि कंपनी में जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको, मतलब बाहरी जो लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको अट्रैक्ट किया जाए अपनी कंपनी की तरफ। तो फर्स्ट इसका डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेशन विंडो ड्रेसिंग। सेकेंड पॉइंट है कांट यूज टू कंपेयर डिफरेंट इंडस्ट्री। रेशो एनालिसिस का यूज हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज के डाटा को कंपेयर करने में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कई बार क्या है, कंपनी हर एक कंपनी अपने अलग अलग मेथड्स यूज करती है, उसके अकॉर्डिंग अपने अलग अलग स्टैंडर्ड्स यूज करती है। 2:1 जो अपने अकाउंटिंग रेशो के चैप्टर में पढ़ा होगा कि अलग अलग रेशो के अलग अलग आइडल रेशो होते हैं। तो हर एक कंपनी अपने एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग रेशो को कैलकुलेट करती है, रेशो को स्टैंडर्ड्स के तौर पे सेट करती है। इस केस में पॉसिबल नहीं हो पाता कि डिफरेंट कंपनीज की अकाउंटिंग डाटा को कंपेयर किया जाए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है ओनली बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल। only based on historical। अकाउंटिंग में जो भी डाटा रिकॉर्ड होता है वो हिस्ट्री बेस्ड, मतलब कि पुरानी वैल्यूज पे रिकॉर्ड होता है। तो इससे भी हमारा क्या है, अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन है, वो ट्रूली प्रेजेंट नहीं होती है। ये हमारा क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, तो हम 3 पॉइंट लिख देंगे, बहुत है। 3 पॉइंट को डिफाइन भी करेंगे इसके बाद, और उसके अकॉर्डिंग फिर हमें मार्क्स मिलेंगे। एक और पॉइंट ले लेते हैं, आपको जो भी इजी लगे वो अपने पेपर में या अपने टेस्ट में नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट, लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड। लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स कंपनी में जो अलग अलग अकाउंटिंग रेशो के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, आइडल रेशो जिसे कहते हैं, वो सेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। काफ़ी डिफिकल्टीज आती है कि हमारी कंपनी में कितना रेशो डिसाइड करें, 2:1, 3:1 या फिर 1:1। इस तरीके से क्या रेशो बेटर रहेगा हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। तो क्या लिखा है? लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड। प्रॉपर स्टैंडर्ड हमारी कंपनी की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग सेट करने में प्रॉब्लम्स आती है हमें। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 30। प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमें इस क्वेश्चन में कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। तो रिकॉर्ड करेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट ये एडलेस करने के लिए, और एक लास्ट होगा हमारे पास इनका नेट बैलेंस रिकॉर्ड करने के लिए। और ये है पर्टिकुलर जिसके अंदर किस तरीके से हमने एडलेस किया, प्रॉफिट है, लॉस है, क्या है, उसको रिकॉर्ड करेंगे। ओके, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में चाहिए होता है प्रॉफिट, कि कितना प्रॉफिट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन के एंड में हमारे पास नोट्स टू अकाउंट में दे रखा है प्रॉफिट 2014 में 24,000 का और 15 में 1,32,000 का। तो 1,32,000 माइनस में 24, क्योंकि 2014 में 24,000 का प्रॉफिट है और जबकि 15 में 1,32,000 का प्रॉफिट है। इसका मतलब कि प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, तो लॉस नहीं हो रहा कंपनी को। तो यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का बैलेंस रिकॉर्ड कर देंगे इनको माइनस करके, जो कि आ गया 1,08,000 रुपीज का। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स ऐसा कुछ नहीं कहा है, और ना ही इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ ट्रांसफर टू रिजर्व के अमाउंट कही है। इसका मतलब कि जो ये हमारा 1,08,000 रुपीज आया है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितनी अमाउंट आ गई है? 1,08,000 रुपीज की। फिर बिफोर टैक्स में हमें क्या करना होता है?
गुडविल राइट ऑफ या फिर डेप्रिसिएशन, इनको ऐड करना होता है, या फिर जो भी हमारे पास प्रॉफिट है नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उनको ऐड लेस करना पड़ता है, मतलब लेस करना पड़ता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट को और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करना होता है। तो यहाँ पे ऐसी इस क्वेश्चन में कोई भी अमाउंट नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब कि ये जो हमारी अमाउंट है 1,08,000 रुपीज़, इसी को हम अज्यूम करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग, क्योंकि और कोई अमाउंट नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, बिफोर वर्किंग कैपिटल। बट अगर इस क्वेश्चन में हमारे पास गुडविल राइट ऑफ दिया होता तो हम यहाँ पे इस 1,08,000 में गुडविल राइट ऑफ को ऐड कर लेते। अगर कोई गेन दिया होता, मतलब प्रॉफिट दिया होता, तो उसको क्या कर देते हम, लेस कर देते। तो फिलहाल कुछ नहीं दिया हुआ तो हम डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल अज्यूम करके आगे सॉल्व करेंगे। अब आगे सॉल्व करने के लिए हमें ओनली करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को ही सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना, क्योंकि वर्किंग कैपिटल पे पहुंच चुके हम, और वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी की एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले हम करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी के एडजस्टमेंट में देखते हैं क्या क्या सॉल्व होगा। एक पॉइंट, एक कंसेप्ट याद रखना है कि फॉर्म में जो भी इसमें लॉस होगा उनको हम क्या कर देंगे, ऐड, और जो भी प्रॉफिट्स होंगे उनको क्या कर देंगे हम, लेस। तो हमने ऐड और लेस का ये दो साइन बना लिया है। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को सॉल्व करना है, तो करंट लायबिलिटी को देखते हैं एक बार। करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल 2014 में 27,000 का था, जबकि 2015 में 75,000 का हो गया। ट्रेड पेबल बढ़ गया, मतलब लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ गई तो क्या, ये नुकसान, नुकसान है तो क्या कर देंगे, ऐड, ट्रेड पेबल। बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि अगर लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, ऐड, प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, लेस, और कुछ नहीं करना। और जितने का प्रॉफिट या लॉस होगा सिर्फ उतने को ही रिकॉर्ड करना है, टोटल अमाउंट को रिकॉर्ड भी नहीं करना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 75,000 में से 27 को माइनस कर देंगे। तो 75,000 में से 25 को माइनस करके ये हमारे पास आ गया टोटल 48,000। 75,000 माइनस 27,000। नेक्स्ट लायबिलिटी तो दे नहीं रखी करंट लायबिलिटी में। करंट असेट्स की बात करते हैं, तो करंट असेट्स में फर्स्ट है मार्केटेबल करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट इसको हम करंट असेट्स में अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये मार्केटेबल है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो इसको हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आगे चलते हैं इन्वेंट्रीज पे। इन्वेंट्रीज करंट असेट्स है जो कि 24,000 की थी पहले, और अब 1,07,000 की हो गई है। इन्वेस्टमेंट क्या, इन्वेंट्रीज क्या हो रही है, बढ़ रही है। इन्वेंट्रीज बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करेंगे, इसको माइनस। इन्वेंट्रीज 1,07,000 अब है, जबकि पहले 24,000 की थी, तो इसमें से इसको कर देंगे माइनस। ये आ गया 83,000। इन्वेंट्रीज के बाद नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट पहले थी 17,500 और अब है 40,000। तो अब ट्रेड रिसीवेबल मतलब असेट्स बढ़ रहा है, असेट्स बढ़ रहा है तो अगेन इसको माइनस कर देंगे। 40,000 माइनस 17,500, इसको माइनस करके मेरे पास आ गया 22,500, और ये दोनों अमाउंट माइनस होगी तो इसके लिए ब्रैकेट यूज करेंगे। अब इन दोनों को हम बारी बारी माइनस करने के बजाय एक साथ ऐड करके यहाँ लिखते हैं, फिर माइनस करेंगे। तो इनको ऐड करके आ गया मेरे पास 1,05,500, और ये दोनों ही माइनस होने वाला है। तो 1,08,000 में से अगर 1,05,500 माइनस कर दे तो कितना आएगा टोटल, 2,500। अब दोनों में से बड़ी अमाउंट तो पॉजिटिव की है, तो मतलब 2,500 कैसा बचा, पॉजिटिव। और ये है मेरे पास ऐड, तो 48,000 को कर देंगे ऐड। इसका मतलब ये आ गया टोटल 50,500। नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं। अब ना तो हमारे पास करंट असेट से रिलेटेड कोई अमाउंट रह गई, ना करंट लायबिलिटी से रिलेटेड कोई अमाउंट रह गई है। इसका मतलब जो ये 50,500 का अमाउंट आया है वो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब अगला सॉल्व करते हैं हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को। नेक्स्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को सॉल्व करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ओनली फिक्स्ड असेट्स के परचेज और सोल्ड को ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो फिक्स्ड असेट्स में यहाँ पे हमारे पास फिक्स्ड असेट्स दे रखा है 2014 में 2,52,000 का, और 2015 में 2,94,000 का, मतलब कि कंपनी ने फिक्स्ड असेट्स को परचेज किया है। तो यहाँ पे हमारे पास लिखेंगे हम परचेज्ड
क्या परचेज किया हमने? फिक्स्ड असेट्स को। कितने में परचेज किया है? माइनस कर देंगे इसको, तो माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 42,000 का। और ये हमारे पास परचेज किया हमने, तो मतलब क्या, पैसे जा रहे हैं तो नेगेटिव में आएगा। नेक्स्ट है टेंजिबल असेट्स में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है। पहले 18,000 का था और अब 48,000 का हो गया। इसका मतलब कि कंपनी ने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को भी परचेज किया है 30,000 का, और परचेज किया तो कंपनी को अगेन पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे परचेज्ड, और क्या परचेज किया इसने? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो परचेज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ओके। और दोनों को ही कंपनी ने परचेज किया है, मतलब दोनों ही अमाउंट माइनस होने वाली है। तो इन दोनों को हम यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे ऐड करके 72,000, और ये आ गया हमारे पास 72,000 की नेगेटिव अमाउंट, वो भी किसकी है? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ओके। अब अगला सॉल्व करेंगे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की परफॉर्मेंस को। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ओनली सिक्योरिटी से रिलेटेड अमाउंट को ही रिकॉर्ड किया जाता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी अगेन हम वही सेम 2 कॉलम बनाएंगे और इसके लिए रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हमें यहाँ पे सिक्योरिटीज़ पे ध्यान देना है। तो सिक्योरिटीज़ में स्टार्टिंग में सबसे पहले शेयर कैपिटल दे रखा है। पहले 2014 में 1,80,000 का था और 2015 में 2,10,000 का हो गया। मतलब कंपनी ने 30,000 के शेयर्स और परचेज किए हैं। तो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा प्रोसीड, मतलब कि पैसे आ रहे हैं। वो भी कहाँ से आ रहे हैं? शेयर इशू करने से। तो प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। कितने रुपए आ रहे हैं कंपनी के पास? इनको माइनस कर देंगे तो ये आ गया मेरे पास 30,000। और कोई अमाउंट नहीं है, कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं तो ये ऐड में अमाउंट आएगा। नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही ले लिया था। टोटल प्रॉफिट की अमाउंट माइनस करके 1,32,000 में से 24 को। तो ये हमारे पास 30,000 रुपीज़ का जो बैलेंस आया है वो है किसका? इन्वेस्टिंग अकाउंट का बैलेंस। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैश फ्लो फ्रॉम, लिख देते हैं आगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ओके। तो ये हमारे पास तीनों का बैलेंस आ चुका है। अब हमें लास्ट में क्या करना है? इनका नेट बैलेंस कैलकुलेट करना है कि इन तीनों एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग कंपनी के पास कितना पैसा बच रहा है या फिर कंपनी अपने जेब से मतलब एक्स्ट्रा लॉस झेल के पेमेंट कर रही है। तो पहले एक बार एड लेस करके देखते हैं कितनी अमाउंट है। तो नेट कैश इंक्रीज एंड डिक्रीज कितना है? सबसे पहले ऑपरेटिंग में हमारे पास अमाउंट आ रहा था 50,500 का, और इन्वेस्टिंग में अमाउंट है हमारे पास 72,000 का, बट वो नेगेटिव बैलेंस है, मतलब माइनस करना है। और फाइनेंसिंग में हमारे पास है अमाउंट 30,000 का। अच्छा, ये फाइनेंसिंग का बैलेंस है, फाइनेंसिंग का यहाँ पे लिख देते हैं, ओके। तो इनको अब हम एड लेस कर लेंगे और एड लेस करके हमारे पास ये आ गया अमाउंट 8,500। हमें करना क्या है इसके बाद? ओपनिंग कैश बैलेंसेस को इसमें ऐड करना है। इससे क्या होगा? ओपनिंग कैश बैलेंस को ऐड करके कंपनी के पास एंड में कितना बैलेंस बचता है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ऐड ओपनिंग कैश बैलेंस, और ओपनिंग कैश बैलेंस में हमारा एक तो कैश भी आएगा। कैश कितना है इसके अंदर? ओपनिंग का कैश बैलेंस है 9,500, और प्लस में ओपनिंग में कितना मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट था? तो मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट था टोटल 60,000 का। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास ओपनिंग कैश बैलेंस कैलकुलेट होगा। तो ये आ गया टोटल 69,500 का। अब 69,500 और 8,500 दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास 78,000। अब 78,000 रुपीज़ का ये अमाउंट जो बैलेंस आया वो क्या है? कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। अब अगर हमें ये चेक करना है कि इस क्वेश्चन में हमारा ये जो बैलेंस आया वो सही है या गलत है, तो हम चेक कर सकते हैं इसको किस तरीके से।
जो भी हमारा क्लोजिंग का कैश बैलेंस है, मतलब कि कैश का अमाउंट और साथ में मार्केट का अमाउंट, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। तो मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 54,000 और क्लोजिंग के कैश का अमाउंट है 24,000। तो अगर हम इसको ऐड करें तो 50-70 ये आ गया ना 78,000। तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने जो लास्ट में बैलेंस निकाला है वो हमारा बैलेंस क्वेश्चन में सही है या नहीं। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 भी कंप्लीट। अब इसका हम ऑप्शनल क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि थ्योरिकल हैं। व्हाट आर द मेजर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओनली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की मीनिंग लिखेंगे। सबसे पहले हम मीनिंग लिखेंगे किसकी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। ओके, उसके बाद हम कितने इनफ्लोज हो रहे हैं कंपनी में, कितने आउटफ्लोज हो रहे हैं कंपनी के फिक्स एसेट्स को बेचने से, खरीदने से, उसको रिकॉर्ड करेंगे, इनफ्लो को एक तरफ और आउटफ्लो को एक तरफ। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, इन्वेस्टिंग का एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर देंगे जिससे हमारा ये क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट हो पाएगा। तो पहले हमें क्या करना है, मीनिंग लिखना है, उसके बाद फिर इनफ्लो और आउटफ्लो के एग्जाम्पल्स लिखने हैं, कितने इनफ्लो हैं मतलब कितने आउटफ्लो हैं, 4-5 एग्जाम्पल्स लिख देंगे। एग्जाम्पल्स लिखने के बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बनाना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट। ओके, और आप चाहो तो इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट की मीनिंग भी लिख सकते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट की, क्यों, क्योंकि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का ही टॉपिक है, उसके बाद ही आगे डिफाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ये अपना क्वेश्चन 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कर सकते हो। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।